Hello, everybody, and hello, students. I welcome all of you in this lecture. This is lecture for friction. तो आज हम लोग फ्रिक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे. उसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग फ्रिक्शंस के न्यूमेरिकल करेंगे. चलिए और आज उस लेक्चर को पढ़ते हैं. और लॉज ऑफ मोशन में जो पीछे के लेक्चर्स हैं वो आपने पढ़ा होगा इस प्लेलिस्ट के अंदर. तो देखिए आज फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स को कैसे आपके सामने रखा जा रहा है. एक एक चीज को समझिए और आगे बढ़िए. चलिए, लेट्स कम एंड ज्वाइन दिस लेक्चर. So as I discussed, like today we are going to talk about friction. तो ये लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो यूनिट 4 है आपका, यूनिट 5 है शुड से, यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 के अंदर के ये टॉपिक्स हैं. व्हाट इज फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. और भी कुछ टॉपिक्स हैं. विल सी इट इफ इट इज पॉसिबल टू कवर विद इन दिस लेक्चर. तो ये तो हमें आज कवर करना पड़ेगा और फिर चलते हैं हम लोग अगले पेज पे और एक एक करके इन चीजों को पढ़ते हैं. So there is a box, like, I mean, there is a box, this blue box is kept over here, and this is a surface ABCD. इस ABCD surface के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. You know that कि अगर इस बॉक्स को आप ऐसे फोर्स लगाओ और you want to take it move like this, इधर की तरफ अगर मूव कराओ, या इस बॉक्स पे ऐसे फोर्स लगा के इधर ले जाना चाहो, या बॉक्स पे इधर फोर्स लगा करके इधर ले जाना चाहो. Let's suppose I call it, this is 1. This is 1 stays. This I take it as a 2, and this I take it as 3. सपोज कर लो पहले केस में बॉक्स को 1 यानी कि स्टेज 1 में आप इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो, ये नहीं है. एंड स्टेज 3 में लाइक आप बॉक्स को इधर से पुश कर. सो यू नो इन दिस सिचुएशन, अगर जब बॉक्स को आप इधर लेके जाते हो तो इनके बीच में, इस ग्रीन फ्लोर के बीच में और इस बॉक्स के बीच में एक एक फ्रिक्शन होता है, एक घर्षण होता है. देयर इज अ फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में, फ्रिक्शन इन हिंदी इज कॉल्ड घर्षण, मतलब रगड़ना, घसीटना. तो अब अगर आप यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे जब आप इधर से फोर्स लगाओगे तो आपको प्रैक्टिकली पता है, मतलब फिजिक्स की इसकी जरूरत नहीं है कि इधर से कोई अपोज करेगा. ओके. अगर आप इसकी बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, कि अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया है तो कोई इधर अपोज करेगा, और अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया है तो आपको पता है कि फिर एक फोर्स ऐसे लगेगा, इस केस में इधर अपोजिशन होगा. सो मैंने इन तीनों केसेस में आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि लुक, ये एक ऑपोजिशन फोर्स है, ये एक ऑपोजिशन फोर्स है, ये एक ऑपोजिशन फोर्स है. अगर किसी सरफेस के ऊपर किसी बॉडी को रख दिया जाए और उस बॉडी को उस सरफेस के ऊपर मोशन कराया जाए, इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं. ये मैंने बड़ा बॉडी रख के दिखाया, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक कोई इस तरीके का बॉक्स है और ये बॉक्स रखा हुआ है कुछ इस तरीके के बॉक्स के ऊपर, इस तरीके से रखा हुआ. तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, और सपोज कर लो कि भाई ये आपने फिक्स कर दिया है यहाँ पे. आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और ये ए पे रखी हुई बॉडी फिक्स है और बी रखी हुई है ए के ऊपर. अब अगर बी पे आप फोर्स लगाते हो किधर की तरफ, बी पे आप फोर्स लगाओ कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से. अगर आप बी पे ऐसे फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, और अगर आप बी पे फोर्स कुछ ऐसे लगाते हो, इफ यू अप्लाई बी पे फोर्स लाइक दिस, तो क्या होता है. तो आपको मालूम है, यू ऑल नो दैट कि इस केस में एक ऑपोजिशन फोर्स इधर डेवलप होता है, इधर जब इस केस में, और अगर ऐसे मोशन करा तो एक ऑपोजिशन फोर्स इधर डेवलप होता है. क्या नाम रखेंगे आप इसको, आप कहेंगे ये एफ है, ये एफ है, और ये आपका पुशिंग फोर्स है. सपोज कर लो आपने पुशिंग फोर्स को फोर्स एंड पी लिखा है, यानी कि पुशिंग फोर्स है, इधर आपने लगाया, या फोर्स एफ डैश पी इधर लगाया, तो ये आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स एफ डैश आ जाएगा. ये लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स एफ आ गया, कुछ इस तरीके से. सो व्हाट इज फ्रिक्शन, इफ दिस इज समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. अभी तक जो होता है, जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे होते हैं, उसी बात को अब यहाँ रखने की जरूरत है. वी नीड टू डिफाइन whenever there is a relative motion, whenever there is relative
So whenever there is relative motion or relative motion, whenever there is a relative motion between two solid surfaces in contact, between two solid surfaces in contact, तो एक सॉलिड सरफेस लिया ये और उसके ऊपर बी रख दिया, ए और बी एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट में है, सो वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, अब रिलेटिव मोशन तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये समझ ही रहे हैं, यानी कि एक ए फिक्स है, बी को मूव कराओ या बी को फिक्स कर दो, ए को मूव कराओ या दोनों को मूव कराओ, बट अगर आप ए और बी दोनों को एक साथ रख के दोनों को एक डायरेक्शन में मोशन कराओगे, लाइक इफ यू डू लाइक दिस, ये रिलेटिव मोशन वाली बात तो आपको पता ही है, अब इस पे ज्यादा बात करने की कोई की जरूरत नहीं है। अब ए और बी दोनों को एक ही रफ्तार से, लाइक बी और ए दोनों को एक साथ पकड़ लो, पकड़ने के बाद दोनों को एक साथ मूव कराओ, तो इनके सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सो वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस, ये समझ में आना चाहिए, यानी कि बी का जो सॉलिड सरफेस है और ए का जो सॉलिड सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। Whenever there is a relative motion between two solid surfaces in contact, a force of opposition, a force of opposition, a force of opposition comes into play, comes into play. This force is known as, this force is this force is known as, this force is known as friction force, and the phenomenon is known as friction, and the phenomenon is known as friction. So whenever there is a relative motion between two solid surfaces in contact, a force of opposition comes into play. This force is known as friction force and the phenomenon is known as friction. यानी कि इस घटना को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, घर्षण का मतलब रगड़ना। इफ आई लाइक यू हैव दिस टू पाम्स और इन पाम्स को ऐसे कांटेक्ट में रख दो, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, दे आर इन कांटेक्ट, बट इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। बट अगर आप एक के ऊपर दूसरे को ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके आओ, या इसको फिक्स कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ, ऐसे लेके आओ, या दोनों को ऐसे ऐसे मोशन करो, तो जो ये ऑपोजिशन डेवलप होगा, दैट ऑपोजिशन फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, एंड इसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। बट दिस हैपेंस वेयर, इसमें कंडीशन ये है द सॉलिड सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट दे आर नॉट परफेक्टली स्मूथ, सो this happens this happens only in case, only this, एक minute, this does not happen this does not happen only in case if surfaces in contact are perfectly smooth, perfectly smooth, अगर वो सरफेस परफेक्टली स्मूथ है तब तो भाई ये चीज नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अगर ये बात आपने देखा कि अगर सरफेस बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ है तो दिस डज नॉट हैपन, तो इसके बाद में ही एक इस नोट में ही एक इस ऑब्जर्वेशन में ही फैक्ट छुपा हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं इनके बीच में जो रफनेस है, दैट रफनेस मे बी द कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, दैट वी नो whenever there is a relative motion between two solid surfaces. Now one can ask why we are talking about solid surfaces. Why not solid in a liquid? Why not two liquid? Why not solid in a gas? So please, अभी तक जो तीन बातें कही मैंने, solid in liquid, two liquids and solid in gas, वहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, बट उसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं कहते हम लोग, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड
विस्कस फोर्स कुछ ऐसा ही होता है, बट एग्जैक्टली ये नहीं होता है, विस्कस फोर्स होता है। और टू गैसेस के बीच में, तो उसके बारे में अभी मैं बिल्कुल साइलेंट रहना पसंद करूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू पुट एनी कमेंट अबाउट इट, जब तक कि हम लोग गैसेस में ना चले जाएं और वहां पे बात ना करें। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि एक्सप्लोर करेंगे टू गैसेस के बीच में होता है या नहीं होता, तो यू आर वेलकम, यू शुड एक्सप्लोर ऑन योर ओन। बट आई वुड कमेंट ओनली व्हेन आई विल बी टीचिंग यू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तभी जाकर के हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो सॉलिड सॉलिड के बारे में मैंने बात कर दी, सॉलिड लिक्विड में, तो लिक्विड के बीच में और सॉलिड एंड गैसेस के बीच में मैंने आपको ये बात बता दी कि वहां होता है, बट उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं कहते। तो ये वर्ड यहाँ पे यूज कर दे रहा हूं मैं, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। और कुछ लोग इसको विस्कस ड्रैग कहते हैं, विस, विस्कस ड्रैग कहते हैं। सो विल टॉक अबाउट दिस देयर, विस्कस ड्रैग। तो ये मैंने ये दोनों टर्म यहाँ पे डिस्कस करके, आई मीन थोड़ा सा बता करके छोड़ दिया है। सो वी नो व्हाट इज फ्रिक्शन नाउ, आई मीन वी ऑल हैव सीन इन आवर डेली लाइफ। आप अपने टेबल के ऊपर नोटबुक रखी होगी, नोटबुक को आप सरफेस के ऊपर, यानी कि ये सपोज को लो टेबल है, टेबल के ऊपर नोटबुक है, नोटबुक को आप अगर इधर लेके जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, नोटबुक को अगर आप ऐसे फोर्स लगा के इधर लेके जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो अब ये सवाल ये है कि ये जो अपोजिशन फोर्स, फोर्स ऑफ अपोजिशन कम्स इनटू प्ले, तो ये करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि अब ये फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। चलो हम इसकी बात कर लेते हैं जरा। सो रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये एक ऐसी बात है जो अब बड़े सारे बच्चे खुल के पढ़ने लगे हैं, वरना तो पहले ज्यादातर टीचर्स को भी नहीं पता होता था कि ये क्या चीज है। बट अब मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे, क्योंकि अब एक टीचर से नॉलेज निकलता है, फिर दूसरे धीरे धीरे बहुत सारी जगहों पे बात पहुंच जाती है। रूल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, रूल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, राइट। अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है, टू अपोज, रूल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, टू अपोज, अपोज, टू अपोज द cause, to oppose the cause of its production, cause of its production। क्या मतलब है, फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है, रिलेटिव मोशन की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स का रूल क्या है, टू अपोज क्या, द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन का कॉज क्या है जी, रिलेटिव मोशन। इसका मतलब बड़ा साफ हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज, अपोजेज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको भूले तो आप बेचारा कहलाएंगे। फ्रिक्शन फोर्सेस अपोजेस रिलेटिव मोशन, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने की वजह से ना भाई, फ्रिक्शन फोर्स आया इन द रोल टू, आई मीन फ्रिक्शन फोर्स केम इन इनटू द पिक्चर, फ्रिक्शन फोर्स केम एंड प्लेड द रोल। तो अगर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, रिलेटिव मोशन को। अब रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब है कि ए के ऊपर अगर बी चल रहा है तो वो बी को अपोज करेगा। और देखो ए के ऊपर जब बी चलता है, जरा समझना है इस बात को, मैं ये चाहूंगा कि ये इतनी बेसिक बात, ये जो है, अक्सर टीचर इसको सीधा पढ़ के और अगले टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर दिस फर्स्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, मैं आई कैन, आई शुड टेक दिस, छोटा सा एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एंड सपोज कर लो आपने ये दो बॉडी ले ली है, और इन दो बॉडीज को लेने के बाद आपने बोला कि ओके ये तो ग्राउंड पे फिक्स है, इसको आपने ग्राउंड पे फिक्स कर दिया, और इसका नाम रखा आपने ए, और इसका नाम रखा बी। ये बी ठीक से नहीं नहीं दिखाई देगा आपको, तो चलो ऐसे लिख देते, ए और बी रख दिया। अब अगर इस बी बॉडी को ए के ऊपर, अगर इस बी बॉडी को ए के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, इस बी बॉडी को ए के ऊपर मूव करा रहे हैं, इस बी बॉडी को ए के ऊपर आप मूव करा रहे हैं, तो सपोज कर लो बी बॉडी को आपने फोर्स लगाया, और फोर्स लगा करके समझना है, बी बॉडी को फोर्स लगाया और फोर्स लगा के आप बी बॉडी को इधर खींच के लेके जा रहे हैं।
यू आर टेकिंग दिस बी बॉडी टुवर्ड्स राइट। तो अब इनके बीच में जो यहाँ पे कॉज ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम कह रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन फोर्स अब किधर रहेगा? ये तो आपने पुलिंग फोर्स है, ये आपका आपने पुल किया है इसको, ये पुलिंग फोर्स है। तो अब फ्रिक्शन फोर्स जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि फ्रिक्शन फोर्स विल कम हियर एट द कांटेक्ट, यानी कि यहाँ पे कांटेक्ट पे डब्ल्यू, जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहीं पे होता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हम कहीं और से दिखाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ से और यहाँ से नहीं दिखा सकते, जहाँ पे ये इनके बीच में कांटेक्ट होता है वहां से दिखाते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि देखो भाई बी, तुम इसके ऊपर चल रहे हो, मैं तुमको अपोज कर रहा हूँ। ओके। और ये पुलिंग फोर्स क्या कह रहा है? बी को कह रहा है कि देखो यार, तुम साथ साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हमारे बीच में रिलेटिव मोशन तो होगा नहीं। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना। 3 बार ये बात कही मैंने। तो जब आप बी पे फोर्स लगाते हो, तो बी पे फोर्स लगाते हो तो ए अगर ग्राउंड के साथ टिका हुआ है, ए मूव नहीं कर सकता है, तो ए क्या करता है? बी के ऊपर फोर्स लगाता है। और कैसा फोर्स लगाता है? अपोज करता है, बोलता है बी प्लीज मत जा, क्योंकि अगर तू जाएगा तो मेरे सरफेस और तेरे सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अब अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है बी को अपोज करने के लिए, तो बी क्या कहता है? यार तू क्यों चिंता करता, मैं तेरे को भी मूव करा लेता हूँ, तो तू अगर मेरे साथ साथ चलेगा तो मेरे तेरे बीच में रिलेटिव मोशन होगा नहीं, तो ये जिंदा नहीं होगा। यानी कि बी पे तो फोर्स लग गया, फ्रिक्शन फोर्स इधर, लेकिन ए पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा अगर रिलेटिव मोशन होगा। तो ये बात समझना है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स मैंने यहाँ दिखाया है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? बी को ए पे चलने से मना कर दे रहा है। अगर बी को ए पे चलने से मना कर दिया जाएगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या सिर्फ ये बी पे ही लगता है? नहीं, दो तरीके से हो रहा है। बी कहता है कि यार तू मेरे को अपोज कर रहा है, तू मेरे को चलने नहीं दे रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं भी तेरे पे कुछ फोर्स लगा देता हूँ ताकि तू मेरे साथ ही चल पड़े। तो ए पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब बी की वजह से जो ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो दैट डायरेक्शन इज लाइक दिस। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये वाला, ये भी फ्रिक्शन फोर्स है। बट दिस फोर्स इज दिस फ्रिक्शन फोर्स, this friction force act on A to make it move, act on it to make it move, move in such a way that, in such a way that relative motion, relative motion between, motion between A, B and A, B and A stops. ठीक है? This friction force act on A, act on A, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूंगा, act on A, एक मिनट, act on A and tries to make or intend to make, act on A and act on A and tends tends to make it move, tends to make it move, किसको? A को, कोशिश करता है, tends to make it move in such a way that relative motion between B and A stops। यानी ए को मूव करा देगा, अगर ए की वेलोसिटी बी के साथ जैसा हो जाएगी, तो उस केस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, फिर रिलेटिव मोशन गायब होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन फोर्स लगा है, ये क्या कर रहा है? दिस फ्रिक्शन फोर्स, दिस फ्रिक्शन फोर्स टेंड्स टू टेंड्स टू दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन बी, पहले बोला एक्ट्स ऑन बी, एंड इट टेंड्स टू stop B. It tends to stop B to seize relative motion, relative motion between relative motion between A and B. So रोल ऑफ, मतलब ये जो चीज मैंने आपको इतनी सफाई से डिस्कस की ना, यू विल नॉट फाइंड इन बुक्स समवेयर। सो रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी कि जो क्या कॉज है? रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? अपोजेस रिलेटिव मोशन। अब जरा गौर से देखो, कैन वी से दैट फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस मोशन? ये एक सवाल के फॉर्म में पूछ रहा हूं।
can we say that friction force friction force friction force opposes motion? Can we say that friction force opposes motion? Answer is no. Why? अब देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो क्या कर रहा है, ए को कह रहा है कि तू चल रहे यार, बी चल रहा है, तू भी साथ साथ चल रहे, तो हमारे तेरे बीच में इस रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो, सिर्फ इस ऐसे पढ़ने से तो नहीं होगा ना, बी पे जो लग रहा है उसको देख के तो आपको लग रहा है कि वो बी के मोशन को अपोज कर रहा है, बट यहाँ हकीकत कुछ और है। सो वी मस्ट से दैट कि आंसर इज नो, वी कैन नॉट से दैट फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस मोशन फ्रिक्शन, बट वी कैन से दैट, यहाँ आंसर, बट we can say that we can say that friction force friction force opposes a relative motion, आपस के बीच के रगड़ा को ही खत्म करने की कोशिश करता है वो। तो भाई देखो यहाँ पे इसको मोटिवेट कर रहा है, इसको करेगा तू चल ले यार, यानी कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा क्या कि तू चल ले वरना मैं तेरे बीच में लगता रहूंगा। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको ये कहूंगा, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये फैक्ट है। इस फैक्ट के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। So now we know what is the role of friction force and I hope you all have understood. तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि भाई व्हाट इज फ्रिक्शन, तो दैट वी हैव अंडरस्टैंड एंड कॉज आई मीन रोल ऑफ फ्रिक्शन तो समझ में आया। अब जरा कॉज ऑफ फ्रिक्शन को ढूंढते हैं कि आखिर ये फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप हो जाता है ये डेवलप क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग दिस। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक टॉपिक छोटा सा यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड कॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो अगर हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, सो नाउ द पॉइंट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन को, आई मीन फ्रिक्शन के कॉज को समझने के लिए मैं आपसे थोड़ा सा आपका ध्यान इंटरमोलिकुलर फोर्स की तरफ ले जाना चाहूंगा। इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स, व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, वी ऑल हैव हर्ड इट। तो मैं आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा। आई मीन सी, आई डोंट वांट टू मेक यू एक्सपर्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हियर ओनली, ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में। तो मैंने टाइटल रखा कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो मैंने बोला इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो वो क्या मतलब है, व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से ये। तो जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें देन वी आर सेइंग, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स 2 तरीके का होता है, एक होता है कोहेसिव कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव, कोहेसिव एंड एडहेसिव। सो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव इंटरमोलिकुलर और एडहेसिव इंटरमोलिकुलर। अब इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिख रहे हैं हम लोग इसके बारे में, इट इज इंटरमोलिकुलर intermolecular attractive force between molecules of between two molecules of same substance, एक ही सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम लोग कोहेसिव कहते हैं। और इसकी बात करें तो इट इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स between two different two between two molecules of
different substance, different substances. So the idea is, see, it is intermolecular attractive force between two molecules of different substances. अब आपने देखा होगा, लाइक से मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा ये एक फेविकोल है, व्हाट इज इट, फेविकोल, और उस फेविकोल को हमने एक मटेरियल ए और एक, सपोज करो ए और ए, और इसके बीच में फेविकोल एफ डाल दिया। अब यहाँ क्या हुआ, इस एफ फेविकोल एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, फेविकोल के इस मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे एक एडहेसिव फोर्स हो गया, यहाँ पे एक एडहेसिव फोर्स हो गया, और इस फेविकोल ने इन दोनों को, ए और ए को आपस में क्या कर दिया, यहाँ एडहेसिव फोर्स लगा के और यहाँ एडहेसिव फोर्स लगा के इनको बाइंड कर दिया। दैट्स व्हाट द पॉइंट है। और यहाँ पे हम क्या करें, दो मॉलिक्यूल जब एक ही सब्सटेंस के हों तो जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, व्हाट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में आपको कौन सी दो बातों का ज्यादा ध्यान रखना होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में जिस बात को आपको ध्यान रखना है वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट। तो पहली बात तो ये कि बहुत बेसिक बात है जो ध्यान रखना चाहिए हमें, इट्स इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। पहला पॉइंट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये नेचर में अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं होता, इट इज नेवर रिपल्सिव, इट इज नॉट ऑफ रिपल्सिव नेचर, नॉट ऑफ रिपल्सिव नेचर, ये अट्रैक्टिव ही होता है सिर्फ। तीसरी बात ये कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में इट इट एग्जिस्ट, it exists within range of 10 to the power minus 9 मीटर। क्या मतलब है इस बात का, तो इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, ये 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो बहुत छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपको रख रहा हूं मैं, आई होप यू ऑल नो दैट। मैंने यहाँ पे एक ये देखिए, ये एक एटम मान लिया, दिस इज एटम, और इस एटम के ऊपर मैंने कोई न्यूक्लियस रख दिया, आई मीन इस एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे मैंने बोला हेलो ये न्यूक्लियस है इस एटम का, राइट। अब आप देखो, समझो यहाँ पे क्या बात कही जा रही। सो वी नो दैट कि जो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, एंड दिस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है भाई, आर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का। और जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो किस ऑर्डर का होता है, रेडियस ऑफ एटम दैट इज 10 टू द पावर माइनस 10 के ऑर्डर, समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये एक एटम हो गया 10 टू द पावर माइनस 9 का, तो अगर एक दूसरा एटम इसके बाजू में ले गया, खड़ा कर दें हम, लेट्स सपोज आई टेक अनदर एटम ओवर हियर, ध्यान से समझने की जरूरत है। अब मैंने एक दूसरा एटम रख लिया यहाँ पे, उसका भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है जी। अब इस केस में अगर आप इन दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे, यू नो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 10, ये 10 टू द पावर माइनस 10 है, ये भी 10 टू द पावर माइनस 10, तो थोड़ा, यानी कि ये जो सेपरेशन रखा गया है यहाँ पे, दिस सेपरेशन व्हाट वी हैव ब्रॉट ओवर हियर, इसके बीच में, यानी कि इसके और इसके सेंटर्स के बीच में तो डिस्टेंस क्या होगा, 2, लेट सपोज ये सम 10 टू द पावर माइनस 10 है, ये भी 10 टू द पावर माइनस 10 है, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया। आइडिया इज दैट कि अब अगर आप एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रख लेते हैं, इफ यू कीप अनदर मॉलिक्यूल, यानी कि इनके बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बट इफ यू टेक अ इंटरमोलिकुलर फोर्स, आई मीन इफ यू टेक अ मॉलिक्यूल हियर, अगर आप यहाँ एक मॉलिक्यूल रख लेते हैं, इफ यू टेक अ मॉलिक्यूल हियर, समथिंग लाइक दिस, अब इसके मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, ये इससे बहुत ज्यादा दूर हो गया, दिस इज मच फार। अब ये बहुत ज्यादा दूर हो गया, तब उस केस में जो ये डिस्टेंस है,
ये बहुत दूर हो गया, तब उस केस में यहाँ पे अब इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ यू टॉक अबाउट इट, बिकॉज दिस सेपरेशन इज, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो अब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स या इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस अगर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर है, विद इन रेंज ऑफ दिस, तभी इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है। आई होप यू गॉट दिस नाउ। और आपने यहां भी समझ लिया कि अगर दो एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच की बात करें, जैसे अगर ये एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी कोहेसिव फोर्स। और अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस ले लीजिए, यू टेक अ डिफरेंट सब्सटेंस ओवर हियर एंड यू शो, आपने एक दूसरा सब्सटेंस ले लिया और थोड़ा ऐसे बना के रख दिया और बोला अभी इसके ऊपर भाई ये इसका न्यूक्लियस होने दो। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा, यहाँ पे तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स का क्या नाम दोगे आप, कोहेसिव फोर्स होगा। और इसके बीच में जो फोर्स होगा, इनके बीच में वो क्या होगा, एडहेसिव फोर्स होगा। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में आपने बात समझ लिया, बट ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ओके, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन में ये इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कैसे करता है, हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क। अब ये कहा जा रहा है, अगले पेज पे चलते हैं। अब लेट सपोज मैं आपको कुछ ऐसे बताऊं कि आपने एक बॉडी ली, यू हैव टेकन अ बॉडी लाइक दिस, और आपने बोला कि ये बॉडी जो है इस वाले बॉडी के ऊपर रखी हुई है, दिस इज केप्ट हियर ऑन दिस बॉडी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए, हमें दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं, ऊपर वाला नीचे ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर रखा हुआ है। और आपने बता दिया कि भैया ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स है। ऑलराइट, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे इसके मॉलिक्यूल और इनके मॉलिक्यूल के बीच में, इनके और इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो आपने देखा हो ऐसा लगता है जैसे स्टिच कर दिया गया, दे हैव बीन, अपने स्पाइरल बाइंडिंग में देखा हो ना, अगर आप पेजेस को ऐसे, एक पेज को दूसरे पेज को ऐसे करो तो उनके बीच में स्पाइरल बाइंडिंग वाला क्या होता है, वो थ्रेड के तरीके से उनको बाइंड करता है कि नहीं करता है। तो जब आपने अगर इसके ऊपर कोई बॉडी ए और बॉडी बी के ऊपर लाके रख दिया, तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं और यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग डेवलप हो जाता है। So what we now need to say that explanation one. Explanation one. What is that? It is saying that ki when two solid bodies are in contact, are in contact, then and due to due to intermolecular force, intermolecular force, intermolecular force, and interlocking, and interlocking is made, right? And interlocking is made. This interlocking, this interlocking binds them together, binds them together. Therefore, therefore, to start relative motion between these two, interlocking, interlocking needs to be broken, needs to be broken. So therefore, to start relative motion between these two, interlocking needs to be broken. But it has strength, it has strength, it has strength, and it opposes, it opposes
it opposes up to it opposes up to its maximum strength, up to its maximum strength. जितना हद है उसका उस हद तक वो क्या करेगा, अपोज करेगा. तो अगर ए और बी के बीच में आपने इंटरलॉकिंग बन गया, और ए और बी के इंटरलॉकिंग बन गया और उस इंटरलॉकिंग का कुछ स्ट्रेंथ होगा, तो अगर आप ए को बी के ऊपर मूव कराना चाहते हो तो पहले इंटरलॉकिंग तोड़ना पड़ेगा. लेकिन वो क्या करेगा, अपोज करेगा. भाई कैसे अपोज करेगा, भाई जितना उसका स्ट्रेंथ है. तो लेट सपोज इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. लेट सपोज यहाँ पे इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ आ गया 10 न्यूटन. ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 न्यूटन हो, 10 न्यूटन आ गया. और आप अगर 5 ही न्यूटन से इसको लेके जा रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग इट मूव बाई 5 न्यूटन, और यहाँ 10 न्यूटन का स्ट्रेंथ है, तब वो क्या करेगा. तो पक्का मालूम है कि वो इंटरलॉकिंग टूटेगा नहीं, क्योंकि आपने 5 लगाया और उसका स्ट्रेंथ 10 है, तो वो टूटेगा है ही नहीं, रिलेटिव मोशन होगा नहीं. लेकिन वो आपके 5 को अपोज करने के लिए अपने इंटरलॉकिंग से 5 न्यूटन आपके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा देगा, और ताकि ए के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए. और तब उस केस में इस बॉडी ए का बी के ऊपर मूव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ए पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो ये एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझाया गया. When two solid bodies are in contact, then due to intermolecular force and interlocking is made. This interlocking binds them together. Therefore, to start relative motion between these two, interlocking needs to be broken. But it has a strength and it opposes up to its maximum strength. तो इस तरीके से ये अपोज करता है, और इसी इंटरलॉकिंग की वजह से अपोजिशन फोर्स जन्म लेता है, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो ये एक कॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपको ये बात बता दी गई. अब अगर ये ए और बी डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं तो इनके बीच में एडहेसिव फोर्स बन जाएगा. ए और बी अगर सपोज कर लो कि जिस मटेरियल का ये सब्सटेंस है दूसरा भी उसी मटेरियल का है, तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स हो जाएगा. फिर भी उनके बीच में इंटरलॉकिंग बन जाएगी, और वो इंटरलॉकिंग विल हैव सम स्ट्रेंथ. तो अगर आप ए को बी के ऊपर मूव कराना चाहते हो तो उसको तोड़ना पड़ेगा. तो आपको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उसका स्ट्रेंथ है उतने के बराबर फोर्स लगाओगे, तो देयर इज अ चांस कि वो इंटरलॉकिंग उतना के बराबर फोर्स लगाओगे, थोड़ा कॉन्टिन्यूअस लगाओगे, तो वो चांस है कि वो इंटरलॉकिंग टूट जाएगा और फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो सकता है. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. अब अगर इतनी बात अगर हुई है यहाँ पे, तो एक छोटा सा सवाल क्यों ना पूछ लिया जाए. तो एक छोटा सा सवाल पूछ लिया जाता है, और दिस क्वेश्चन, दिस व्हाट आई एम टीचिंग, द क्वेश्चन व्हिच आई एम पुटिंग हियर is of great importance, is of great importance in solving questions. तो जरा देखिए, मैं आपको इस तरीके से एक छोटा सा सवाल रख रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा. तो ये एक बॉडी मैंने लिया बी, और इसके ऊपर एक बॉडी रख दिया ए. ठीक है, ऐसे करके एक छोटा सा बना रहा हूँ, जो भी मैंने डिस्कशन किया उसके दम पे. और अब यहाँ कह रहा हूँ कि लेट सपोज दिस बॉडी इज ए एंड दिस बॉडी इज बी, और इनके बीच में इंटरलॉकिंग है जी. ये इंटरलॉकिंग है, ये मैंने दिखा दिया कि इनका इंटरलॉकिंग है. और अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि और इसको फिक्स कर दिया मैंने, बी को नीचे से फिक्स कर दिया, बोला या भाई तू बंद है यहाँ पे, तू बी नहीं जा सकता, समथिंग लाइक दैट, इसको लॉक कर दिया ऐसे. इसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी जरूरत नहीं है इसके बारे में बात करने का. सो इफ बॉडी ए, if body A and body B has interlocking has interlocking of body A and body B has interlocking of strength 10 Newton. So now if force of 2 Newton, 5 Newton, 7 Newton. Now if force of 2 Newton, 5 Newton and 7 Newton, नहीं यहाँ कॉमन लिख दिया, 7 Newton, 10 Newton and 11 Newton. Now, if force of 2 Newton, 5 Newton, 7 Newton, 10 Newton, and 11 Newton are are applied, applied on A by some agent, by some agent, यानी कि किसी बंदे ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ये फोर्स है. Then find number one. Then find will
will relative motion take place? Will relative motion take place? पहली बात. दूसरा, what is the opposition force? What is opposition force? How much? What नहीं बल्कि how much opposition देखना चाहिए. This will be wrong if I say what is. So how much opposition force? How much opposition force interlocking applies on A. How much opposition force interlocking applies on A? Third, net force on A. ये सवाल बना दिया. ओके, क्वेश्चन कहा गया कि A और B हैज अ इंटरलॉकिंग ऑफ स्ट्रेंथ 10 न्यूटन. अब ये इंटरलॉकिंग 10 न्यूटन का कैसे है ये अभी सवाल नहीं है, बट अब मान लो कि ये तो मान लिया ना कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है, इंटरलॉकिंग बन जाता है. वो ये इंटरलॉकिंग क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा. जब ये इंटरलॉकिंग तोड़ोगे तभी जाकर के क्या होगा, इस पे मोशन हो सकता है, लेकिन ये अपोज करेगा भाई उसके लिए. तो नाउ द आइडिया इज कि अगर ये इंटरलॉकिंग अपोज करेगा तो इसी बात को, ये जो अभी मैंने समझाया आपको, और मैंने बातों बातों में बहुत कुछ बता दिया आपको यहाँ पे. तो मैंने यहाँ एक सवाल रखा कि बॉडी ए एंड बॉडी बी हैज इंटरलॉकिंग ऑफ स्ट्रेंथ 10 न्यूटन. नाउ इफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन आर applied on A, of A नहीं, applied on A sometime, yeah, applied on A by some agent, then find, will relative motion take place? How much opposition force interlocking applies on A and net force on A क्या होगा? तो चलो भाई इस बात को यहीं पे क्यों ना डिस्कस कर दिया जाए. तो चलो लेट्स सी. तो इसके सॉल्यूशन को हम यहीं रख रहे हैं, यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं. तो भाई पहला केस, आपने फोर्स लगाया ए पे, जो फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन का लगाया, सपोज 2 न्यूटन लगाया. इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ कितना है, 10 न्यूटन. तो क्या होगा, आप सपोज कर लो कि आप एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज कर लो आप एक तख्त के ऊपर, एक चौकी के ऊपर या एक पलंग के ऊपर आप बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन अ पलंग, और कोई बच्चा आपको, आप पलंग पे बैठे हो और कोई बच्चा आकर के आपके हाथ को पकड़ के 2 न्यूटन से फोर्स लगाता है, और पलंग और आपके बीच में स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन का. तो क्या 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो आप पलंग पर से घसीटते हुए आगे चले जाओगे? नहीं होगा ना ऐसे. तो अगर 2 न्यूटन का लगाया तो इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ तो 10 न्यूटन का है, यानी कि इंटरलॉकिंग नहीं टूटेगा. तो इंटरलॉकिंग क्या करेगा, ए पे अपोजिशन फोर्स लगाएगा, उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. वो कितने न्यूटन का होगा, 2 न्यूटन पे. विल रिलेटिव मोशन टेक प्लेस? पहले केस में. सो पहले एक मिनट. तो पहले का आंसर है, अच्छा यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है. सो लेट्स सी, मैंने यहाँ ए लिख दिया. ए लिखने का मतलब है, व्हेन आई एम राइटिंग ए ओवर हियर, एक मिनट, थोड़ा सा ये भ्रम ना पैदा हो जाए, इसलिए मैं इसको मिटा के, या सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक मिनट बस चलो. तो आई एम सेइंग दैट कि अगर हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम पहला केस मान लेते हैं ए. क्या ए में क्या लिखा है, ए फिजिकल टू 2 न्यूटन. तो पहले पास का रिलेटिव मोशन होगा, नो. दूसरे पार्ट का, हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स, हाउ मच ऑपोजिशन इंटरलॉकिंग विल अप्लाई, 2 न्यूटन. नेट फोर्स ऑन ए क्या होगा जी, 0. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. अगर आपने 2 न्यूटन लगाया और इसका 10 न्यूटन का इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ है, आपने 2 लगाया, तो ये क्या करेगा, 2 से अपोज कर देगा. दैट्स ऑल. 2 से अपोज करेगा, काम खत्म भैया, ए यू कैंट मूव. तो क्या ए बी, जब बी और ए के बीच में जो इंटरलॉकिंग है, वो इंटरलॉकिंग ए को, ए पे किसी ने 2 लगाया तो इसने 2 से अपोज कर दिया, तो बी पे कितना लगता, ये सवाल मैंने नहीं पूछा है. तो चलो यहाँ पे
ये भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं भाई, चौथा यहाँ पे साथ साथ, राइट। फोर्स ऑन, फोर्स बाय इंटरलॉकिंग, फोर्स बाय इंटरलॉकिंग between A and B, force by interlocking between A and B on B। क्या मतलब, बड़ा मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बना दिया यहाँ पे, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खड़ा कर देगा ये। सो विल रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, यानी ए और बी के बीच में इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ 10 न्यूटन है। ये नीचे कुछ फिक्स किया हुआ है, इट हैज बीन बोल्टेड, फिक्स है सपोज कर लो किसी तरीके से। तो आपने इधर 2 न्यूटन का लगाया, तो इंटरलॉकिंग ने इस ए के ऊपर कितना लगाया, 2 न्यूटन। किधर की तरफ लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ क्या फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे ही दिखा देंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो आपने इधर 2 लगाया तो ये 2 लगा देगा इंटरलॉकिंग। और फिर ये भाई इंटरलॉकिंग तो टूटा है नहीं, इसलिए इंटरलॉक रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इंटरलॉकिंग ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन का होगा। बी पे नेट फोर्स, क्योंकि 2 इधर लग रहा है 2 इधर लग गया, 0 हो गया। और चौथे पार्ट में पूछा गया फोर्स बाय इंटरलॉकिंग बिटवीन ए एंड बी ऑन बी, बी कितना होगा। तो चौथे पार्ट का आंसर तो हम 2 न्यूटन लिख देंगे, क्योंकि ये 2 न्यूटन लगा है। तो भाई, तो ये जब आप इसको खींचोगे, यानी ए क्या चाहेगा, ए पे तो लग गया ना इस इंटरलॉकिंग ने, ये इंटरलॉकिंग थ्रेड की तरीके से काम करेगा। तो इंटरलॉकिंग ने ए पे लगाया 2 न्यूटन से, तो ए इंटरलॉकिंग पे क्या लगाएगा, 2 न्यूटन का फोर्स, वो फाइनली किस पे लग जाएगा, बी पे। तो बी पे कितना लग गया, 2 न्यूटन। तो ये आपने पहले इस पार्ट का कि अगर फोर्स 2 न्यूटन का लगाया है, तो यहाँ पे आंसर है नो, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इंटरलॉकिंग ने ऊपर वाले पे बी पे कितना लगाया, 2 न्यूटन। अच्छा, नेट फोर्स ऑन ए कितना हो गया, सॉरी ऊपर वाले ए पे कितना लगाया फोर्स इंटरलॉकिंग ने, 2 न्यूटन। ए पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। बी पे कितना लगा जी, 2 न्यूटन। ओके जी। अब अगर मैं ठीक उसी तरीके से बी क्वेश्चन करूं, मतलब 5 न्यूटन के केस में करूं ये, मतलब एफ 5 न्यूटन है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा भाई, रिलेटिव मोशन होगा नो। इंटरलॉकिंग ने ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन। अच्छा जी, नेट फोर्स ऑन ए कितना होगा जी, 0। और चौथा पूछ दिया, अच्छा एक बात बताओ, बी पे कितना फोर्स लगेगा भाई, 5 न्यूटन। इंटरलॉकिंग, ये बात मैंने कहाँ बताई आपको, यहाँ पे समझाई है मैंने। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो इस तरीके से ये फोर्स लग गया जी। अब कोई पूछे 2 हो गया, 5 हो गया, सिमिलरली 7 के केस में क्या होगा, 7 न्यूटन के केस में। तो 7 न्यूटन के केस में आप क्या करोगे, फिर 1 पे नो, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। दूसरा, फोर्स कितना लगेगा, 7 न्यूटन। ए पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। राइट, फोर्थ इस पे कितना लगेगा, 7 न्यूटन। सर अगर 10 करोगे तब क्या सीन हो जाएगा, ऑल राइट। अगर डी 10, 10 केस मान मैंने कि 10 न्यूटन का मान लिया भाई केस, यानी कि फोर्स हमारा 10 न्यूटन हो गया। फोर्स हमारा 10 न्यूटन हो गया। तो अगर ये फोर्स हमारा 10 न्यूटन का हो गया, so if the force is 10 न्यूटन, then what will happen, so रिलेटिव मोशन होगा। अब इसका स्ट्रेंथ ही 10 ही न्यूटन का है। तो अब आप यहाँ पे एक बड़ी चतुराई से आंसर लिखेंगे, मे बी। और यू आर राइटिंग मे बी, मतलब अगर वो 10 न्यूटन लगता रहे तो हो सकता है टूट जाए, इसलिए मे बी। अच्छा जी, फिर इंटरलॉकिंग ने ए पे कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। अच्छा जी, नेट फोर्स ऑन ए कितना हो गया जी, 0, अभी भी कोई डाउट नहीं है। और चौथे वाले पे नीचे पे कितना फोर्स लगाया, यानी कि वो भाई 10 न्यूटन लगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब अगर लास्ट पार्ट में आ जाए कि भाई ई पार्ट की अगर एफ 11 न्यूटन का हो गया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, यस, रिलेटिव मोशन होगा। दूसरा जी, बी जो है ए पे कितना लगेगा भाई, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है उसका वही लगेगा, 10 न्यूटन ही लगा सकता है, वो इससे ज्यादा लगा नहीं सकता। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब एक बार रिलेटिव मोशन हो जाएगा ना, तो इसके बीच में ये जो बी जो ए पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो जितना 10 है उतना नहीं है, उससे थोड़ा कम लगाएगा। चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे। और अब अगर पूछा जाए नेट फोर्स इस पे कितना हुआ ए पे, तो 1 न्यूटन, चूंकि 11 इधर लगाया है 10 इधर अपोज हुआ, 1 न्यूटन लिखा मैंने। और अगर चौथे पे पूछा जाए तो अब क्या होगा भाई, तो भाई बी ए को 10 से अपोज करा तो ये 10 ही लगा पाएगा। ये भाई देखो, मैंने यहाँ पे इस चीज के थ्रू
आपको बहुत कमाल की चीजें मैंने बताई कि देखो, क्योंकि देखो, आपको पता नहीं कमाल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बट एज अ टीचर आई नो दैट कि स्टूडेंट्स की क्या वीकनेस होती है और वो क्या ओवरलुक कर जाता है। तो स्टूडेंट्स के वीकनेस को जानते हैं हम लोग इतने सालों से, इसलिए हमें पता है कि अगर स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देगा तो उस बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएगा। नहीं तो भाई आंख मूंद करके पढ़ने वाले और ध्यान नहीं लगा के पढ़ने वाले का भला तो भगवान गणेश भी नहीं कर सकते। सो नाउ इट इज अप टू यू। So if body A and body B has interlocking of strength 10 Newton, now if force of 2 Newton, 5 Newton, 7 Newton, 10 Newton, 11 Newton are applied on A by some agent, then find will relative motion take place? मैंने हर केस में A, B, C, D में नहीं, how much opposition force interlocking applies on A, वो भी मैंने जो उसका स्ट्रेंथ था, पहले तो आपने 11 लगाया, 10 लगाया तो अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाया, अगर आपने उससे कम लगाया तो उसने अपने आप को उतने से ही अपोज करके लगा दिया। इट इज समथिंग लाइक दिस। और ये सारी बात मैंने समझा दी, अब इसको आप रिवाइज करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। सो कॉज ऑफ फ्रिक्शन को हमने इंटरलॉकिंग के दम पे समझा दिया। एक दूसरा मेथड भी होता है एक्सप्लेनेशन का इसका वो क्या चीज है, दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो एज आई सेड दैट कि विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड विल अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन टू। द सेकंड एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। सो यू सी, ये बीच वाले फिगर को पहले देखने की जरूरत है। दिस इज फिगर वन। तो यहाँ पे मैंने एक बॉडी रखी है, ये एक बॉडी ए एंड बी लिख सकता हूँ मैं। लेट सपोज आई नेम इट लाइक दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, ए एंड बी, एंड नाउ दिस इज ए एंड बी। यू सी, पहले इस फिगर को देखो तो ये दो बॉडीज ऐसे दिखाई दी गई। हमें ऐसा लगता है ना कि जब भी कोई बॉडी हम लोग ऐसे देखते हैं, बिल्कुल ऐसे हमने ठीक से उसको काट पीट के रख दिया, तो हमें लगता है कि ये बॉडी बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होगी। इसके जितने भी अपर सर्फेसेस हैं, जितने भी बाहर के सर्फेसेस हैं, हमें लगता होगा कि वो सब स्मूथ होते हैं, बट एक्चुअली होता नहीं है। एवरीबडी हैज सम रफनेस ऑन इट्स स्किन, यानी कि जो अपर सर्फेस है उस पर कुछ रफनेस होता है। तो हर बॉडी, देखो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, इसको बी लिखना चाहिए मुझे, मैंने ए लिख दिया है। ऑलराइट, तो हर बॉडीज के बीच में व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप कोई बॉडी लेते हो और आपको लगता है कि ये बॉडी बहुत स्मूथ है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एक्चुअली उसमें कुछ रफनेस होता है। ए और बी हमने दो बॉडी लिया, तो ये हमें स्मूथ लगाई दिखते हैं, बट ये होते नहीं है ऐसे। एक्चुअली कुछ ऐसा होता है। अगर मैंने ये वाला सरफेस इसका देखा और ये देखा तो, सो व्हाट आई वांट टू से दैट कि एवरी बॉडी एवरी बॉडी हैज रफनेस, रफनेस ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स आउटर सरफेस। अंदर क्या है उसकी तो बात नहीं हो रही ना। एवरी बॉडी हैज रफनेस ऑन इट्स आउटर सरफेस, या आउटर सरफेसेस पे। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दैट इज देयर इज दैट इज देयर इज दैट इज देयर इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपको देखने में ये स्मूथ लग रहा है, बट अगर आप थोड़ा तरीके से देखोगे तो पता चलेगा इसके एलिवेशन डिप्रेशन है। मतलब थोड़ा कहीं अंदर गड्ढा है फिर ऐसे उठा हुआ है, एलिवेशन डिप्रेशन। गड्ढा है उठा हुआ है, एलिवेशन। इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज एलिवेशन। इसको आप क्या कहेंगे, डिप्रेशन। तो एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है। ये क्या हुआ, एलिवेशन है, और ये वाली जगह क्या कहलाएगी, डिप्रेशन कहलाएगी। तो एलिवेशन डिप्रेशन होता है उसके ऊपर। तो जब ऐसे दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आया जाता है, तो मैंने यहाँ दिखा रखा है, सपोज कर लो ए के ऊपर बॉडी बी को लाके रखोगे, तो होता क्या है कि ए के डिप्रेशन में बी का एलिवेशन और बी के डिप्रेशन में ए का एलिवेशन एंटर कर जाता है। सो when two such bodies are brought in contact brought in contact, then elevation of one elevation of one fits into depression of other. When two such bodies are brought in contact, then elevation of one fits into depression of other.
और इसका नतीजा क्या होता है? एंड एज अ रिजल्ट एंड एज अ रिजल्ट एंड इंटरलॉकिंग इज स्टेब्लिश। एक तरीके से इंटरलॉकिंग बन जाती है, इंटरलॉकिंग इज मेड, एंड इंटरलॉकिंग इज मेड which opposes which opposes relative motion relative motion up to its strength। जो भी उसका स्ट्रेंथ है up to वहां तक वो अपोज करता है, right? If relative motion tends to take place tends to take place कुछ समझेंगे आप बात क्या कहा जा रहा है? As a result interlocking is made which opposes relative motion up to strength if relative motion tends to take place। अगर उनके बीच में relative motion होगा तो वो अपोज करना स्टार्ट करेगा जब जो कि उसका स्ट्रेंथ होएगा। तो दिस इज द अदर एक्सप्लेनेशन। तो हमने अभी तक आज के इस लेक्चर में व्हाट इज फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया एंड कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लिया। नाउ वी शुड टॉक अबाउट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? व्हाट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन? सो वी आर गोइंग फॉर लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो नाउ विल टॉक अबाउट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? व्हाट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन? तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फर्स्ट वन इज लाइक विल टेक दिस टू बॉडीज एंड ऐसे दिखाएंगे। सपोज कर लो कि मैं इस तरीके का एक कोई ग्राउंड मान लिया और इस ग्राउंड के ऊपर मैंने कोई बॉडी रख ली भाई, something like this। So what is being said that laws of friction में ये कहा जा रहा है, this is what is being said is कि अगर आप दो लाइक ये बॉडी एम मास की, अगर आपने एम मास की कोई बॉडी रख दी यहाँ पे और ये इसका एम जी लग रहा होगा यहाँ पे, वी नो कि इसका क्या लगेगा यहाँ पे, एम जी विल बी एक्टिंग लाइक दिस। और इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस। ये हो सकता है कि आपको ठीक से ना दिखाई दे, तो इसको ठीक से दिखाने के लिए हम लोग एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं और ऐसे समझाते हैं। सो लेट्स से दिस इज योर एमजी और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कुछ इस तरीके से। वी गॉट इट नाउ। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपने एम मास की बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रख दी, ये फिक्स है ऐसे इस तरीके से, तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस एम मास बॉडी को इसके ऊपर मूव कराओगे तो यू नो अपोजिशन फोर्स लगेगा। इफ यू आर पुशिंग दिस वे तो इधर लगेगा, इधर लेके जाओगे तो इधर लगेगा। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहली बात ये कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, फ्रिक्शन फोर्स इज friction force is directly proportional. Friction force is directly proportional to its normal reaction. To its normal, friction force is directly proportional to friction force. I would like to say it in a different way for a while. इसको हम लोग लॉ ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। What is saying that? This says that friction force is friction force between two, yeah, between two, friction force between two bodies in contact. Friction force between two bodies in contact is directly proportional to friction force between two bodies in contact is directly proportional to normal action, normal reaction, normal reaction। सो अगर दो बॉडीज ए और बी आपने रखा हुआ है तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। उनके बीच में जो नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा उस पे। सो दिस मीन्स कि जो एफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल।
क्योंकि जो नॉर्मल एक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन ठीक उसके अपोजिट होएगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा. सो दैट फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई इट इज लाइक दिस. तो मैं इसका जवाब आपको बोल के सुना रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. अगर आपने इस बॉडी को सरफेस पे रखा है, सपोज कर लो इसके ऊपर एक और बॉडी ला के रख देते हो, तो वेट इस पे ज्यादा हो जाएगा. सो मीन्स नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो जैसे ही अगर आपने एक बॉडी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रख करके उसको और दबा रहे हो, तो उनके बीच का जो कांटेक्ट है वो थोड़ा डीपर हो जाता है. तो डीपर कांटेक्ट होने से क्या होगा, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर सेपरेशन और कम हो जाएगा. और फिर उस बीच में इंटरमोलिकुलर एक्शन से जो वहाँ पे कोहेसिव या एडहेसिव इंटरेक्शन से जो इंटरलॉकिंग बनेगी, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. और उस इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है इसलिए उस इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. सो लार्जर नॉर्मल एक्शन या लार्जर नॉर्मल रिएक्शन मीन्स मोर stronger interlocking. So friction force is directly proportional to N. तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, larger N, larger larger N means what, stronger interlocking, stronger interlocking. तो larger N means stronger interlocking. तो ये बात समझ में आ गई. और यहाँ पे this F is equal to be right here, this is mu N. What is mu? Mu is proportionality constant. proportionality constant है. एंड इस म्यू को हम लोग कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. वी कॉल इट दिस म्यू इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इस म्यू को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. तो दिस एफ इज इक्वल टू म्यू एन. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. अब कहीं पे एन को हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस एफ कैन बी म्यू एन एंड दिस कैन बी रिटन एज म्यू आर. लाइक जब कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, दे कैन बी ऑल्सो, somebody will be writing like this also. तो ये आपको लॉ ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मालूम है. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू कैन कंटिन्यू अबाउट इट. जरा दूसरा क्या है, तो सेकंड को हम लोग कहते हैं, द सेकंड वन इज लॉ ऑफ नेचर. लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट. बॉडीज इन कांटेक्ट क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि आप अगर कोई दो बॉडीज आपने लिया है, लेट्स सपोज यू हैव चूजन टू बॉडीज. दिस इज सेइंग दैट कि अगर आपने कोई दो बॉडी चूज की है, ऐसे एग्जांपल लगा के दिखा रहा हूँ. सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक, ये हमने रख लिया, ठीक है जी. अब ये सरफेस तो फिक्स है. अब यहाँ पे आप एक बॉडी लीजिए, ये सेम मटेरियल, एक मतलब ऐसे ले लीजिए, और एक दूसरी बॉडी आप ले लीजिए बिल्कुल सेम साइज का और सेम मास का, सेम मास का. सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर ये बॉडी 5 kg का है, इफ दिस बॉडी इज 5 kg, और ये बॉडी भी 5 kg का है, and you name this body as A, you name this body as a B, and the ground को. अब इसके सरफेस और इसके बीच में, इस सरफेस और इसके बीच में यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ का फ्रिक्शन अलग अलग होता है. ऑल्दो दे हैव द सेम, लाइक देख रहे हैं आप यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सेम होएगा, बट ये इन बॉडीज के ऊपर भी डिपेंड करता है. यस yes? मतलब अब ये क्यों डिपेंड करता है, इसका कारण क्या है, भाई ये कोई अलग केमिकल सब्सटेंस है, ये कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस है, या जो भी है, तो इनके बीच का जो इंटरलॉकिंग होगा, जो इनके बीच का इंटरलॉकिंग होगा, इनके बीच का इंटरलॉकिंग डिफरेंट होएगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड नो. तो केमिस्ट्री विल प्ले द रोल और नॉट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर. दिस इज सेइंग दैट कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स between two bodies, between two bodies depends upon, depends upon friction force between two bodies depends upon nature of, depends upon nature of
two bodies in contact. Friction force between two bodies. Friction force between friction force between two bodies depends upon nature of two bodies in contact. So if you name this A and there is a surface, if you name this body B and there is a surface, तो इनके बीच का जो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है, इनके बीच का जो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है, दिस टू आर सेम. बट यहाँ पे ये इस सब्सटेंस को और इस सब्सटेंस की केमिस्ट्री अलग है, तो इनके बीच का इंटरलॉकिंग क्या होगा, अलग अलग स्ट्रेंथ का हो जाएगा. सो यू गॉट दिस पॉइंट. यानी कि ये दूसरा पॉइंट हो गया. आई मीन से दैट कि अगर ये कोई ग्लास की बॉडी है 5 किलोग्राम का, ये कॉपर की बॉडी है 5 kg का, और ये वुड है कोई, तो वुड और ग्लास के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा और वुड और कॉपर के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डिफरेंट हो जाएगा. तो क्यों? क्योंकि वुड और कॉपर के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग बनेगा, अलग स्ट्रेंथ का होगा, और वुड और ग्लास के बीच का अलग बन जाएगा. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया. दिस इज लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया के नाम से हम लोग फ्रिक्शन फोर्स में व्हाट डज इट से दैट, इसको समझना है आपको. तो ऐसे समझिए, लुक एट दिस. सो यहाँ पे आपने कोई सरफेस ले लिया, इस सरफेस के ऊपर अब आप ये जो 5 किलोग्राम की आपने बॉडी रखी थी, ये जो आपने 5 किलोग्राम की बॉडी रखी है यहाँ पे, और आप इसी 5 किलोग्राम की बॉडी को ऐसे उठा के रख दीजिए. जस्ट कीप इट लाइक दिस. सो व्हाट यू कम टू नो हियर इज, अगर आप ऐसा करते हो एंड यू नो दिस इज 5 kg बॉडी एंड 5 kg बॉडी सेम, तो अब तो यहाँ पे ये तो वही सब्सटेंस उठा के रखा है आपने. तो देखो नॉर्मल एक्शन और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है. यहाँ पे नॉर्मल एक्शन और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, सेम है. और इनकी केमिस्ट्री भी क्या है, सेम. जो यहाँ है वही है. तो लेकिन अगर ये सोचेगा कोई कि इसका एरिया बड़ा है तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज्यादा मजबूत बनेगा और यहाँ इंटरलॉकिंग कम मजबूत बनेगा, या यहाँ इंटरलॉकिंग कम बनेगा, कोई समबडी विल से दैट कि यहाँ इंटरलॉकिंग कम बनेंगे, यहाँ इंटरलॉकिंग ज्यादा बनेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा. तो ये सोच काम नहीं आएगी. So what I want to say that कि this is suggesting that friction force friction force does not does not depend friction force does not depend upon area of contact. area of contact area of contact. तो जो इस पे फ्रिक्शन फोर्स होगा और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो जो इसकी पॉसिबिलिटी है, जितना यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ जो पॉसिबल है, वो दैट विल बी सेम. सो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. तो यहाँ क्या वजह है भाई, यहाँ पे एरिया ज्यादा है बट यहाँ पे वीकर, लाइक हियर आई वुड लाइक टू से, आप इसको कुछ जो बता रहा हूँ इस केस में, मोर नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग more number of interlocking, right? Strength of interlocking, I mean strength of interlocking is interlocking, right, is less less, right? But total friction force, but net friction force same. Net friction force same. Why? क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा बनेंगे, लेकिन अब जो ये फोर्स जो नॉर्मल एक्शन है वो पूरे इतने बड़े एरिया पे है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा. तो प्रेशर कम पड़ेगा तो इंटरलॉकिंग जो कांटेक्ट होएगा थोड़ा उतना बहुत पास नहीं होगा जितना यहाँ पे होगा. यहाँ पे क्या होगा, इतना सारा नॉर्मल एक्शन इतने छोटे से एरिया के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ प्रेशर बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि कॉन्टेक्ट क्या होगा, थोड़ा बहुत पास पास आ जाएगा. तो यह जो इंटरलॉकिंग बनेगा उस इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कम है बट उन इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट टोटल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सेम. सो हियर आई वांट टू से दैट लेस नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग लेस नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग लेस नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग, पहली बात. दूसरी, I mean strength, interlocking strength is strength of interlocking is more, locking is more. और जो टोटल नेट फोर्स की बात करें, बट नेट फ्रिक्शन फोर्स विल बी सेम. जो नेट फ्रिक्शन फोर्स की बात करें इज सेम. तो आपने
लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करें हम, तो आपने लॉज ऑफ फ्रिक्शन समझ लिया। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज एंड सी व्हाट इज नाउ, आई ऑल्दो आई नो बट दिस इज व्हाट वी हैव डन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट फॉर अस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंड फ्रिक्शन एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के बारे में बात करें। सो आई वांट कि हम लोग इस टॉपिक को, राइट, चलो, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लाइक so now let's go for this coefficient of friction, like what is coefficient of friction। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, जस्ट वी डिड दिस टॉपिक, लॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो इसी चीज की बात कर रहे हैं, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू दिस एन। So this mu is equal to what? Friction force upon this n. What is this mu? This mu is coefficient of friction. This mu is coefficient of friction. So this mu is coefficient of friction. इसको हम coefficient of friction कहते हैं। इसके बारे में आपको दो तीन बातें तो इमीडिएट पता हो जाना चाहिए। क्या? नोट, पहली बात, ये रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन है, एंड रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन है ये। दूसरी बात ये, इट इज यूनिटलेस, एंड डायमेंशनलेस। इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशनलेस। थर्ड पॉइंट इज कि जो ये म्यू होता है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है। भले यहां से ये लग रहा है कि A4/n से निकाला जा सकता है, दिस म्यू एक्चुअली दिस म्यू एक्चुअली डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन nature of nature of molecules of bodies in contact। म्यू इसके और इसके बीच की केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन केमिस्ट्री बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। जो बॉडीज कांटेक्ट में है, उन बॉडीज के मॉलिक्यूल्स के केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। बट हमने यहाँ पे एक फिजिक्स के तरीके से, यानी कि ये इंटरनल चीज है, बट आउटर एक्सटर्नल फॉर्म में हम इसको ऐसे निकालते हैं, लाइक जैसे वाटर में शुगर डिजोल्व है, आप पीते हैं, आपको मीठा लगता है, तो मीठा से आपको पता चल जाता है कि ओके, ठीक मीठा है, ज्यादा मीठा है, कम मीठा है। सो फ्रॉम देयर यू अंडरस्टैंड कि ओके, चीनी ज्यादा डला है या कम डला है। सो यू कैन हैव सम आइडिया ऑफ मोलैरिटी ऑफ कितने मोल्स ऑफ शुगर उसमें डिजोल्व है, और यू कैन हैव सम मोलैरिटी का आइडिया हो जाएगा आपको, या नॉर्मेलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, नो, लाइक कि अगर आपने इनकी केमिस्ट्री की बात करी, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री से तो ये इनके बीच की केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। बट फिजिक्स क्या करता है, ओके, कोई तो एक्सटर्नल पैरामीटर होगा ना, उस केमिस्ट्री की वजह से जो एक्सटर्नल चेंजेस आते होंगे, उस एक्सटर्नल चेंजेस की मदद से हम लोग इस म्यू को निकालते हैं। सो दिस म्यू इज इक्वल टू F/n, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन से निकाला जाता है। ये समझ लिए कि ये रेशियो है, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनल है, और म्यू एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है। बट म्यू कैन बी कैलकुलेटेड बट म्यू कैन बी calculated 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 by ratio of ratio of f and n। जिस रेशियो से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो ये म्यू है, ये दो तरीके का होता है। दिस म्यू इज ऑफ टू टाइप। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और दूसरा इसको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ क्या मतलब है इस बात का? तो इस म्यू को हम लोग एफ, अभी ये टर्म लिख रहे हैं, एफ स्टैटिक अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे लिखेंगे ये म्यू एस लिखेंगे, इसको म्यू के लिख देंगे और इसको लिखेंगे एफ काइनेटिक अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। क्या मतलब है इस बात का भाई? सो इफ यू रिमेंबर दिस वेरी नाइसली, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है यहाँ पे कि भाई अगर आपने देखा कि अगर ए और बी के बीच में इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ इतना है, तो आपने 2 लगाया तो क्या होगा, 5 लगाया तो क्या होगा, 7 होगा तो क्या होगा, 10 पे क्या होगा, 11 पे होगा। सो 2 टू 10, आपने देखा 2 से मैंने 10 के पहले की कोई भी वैल्यूज पे यहाँ पे आंसर कैसे चेंज हो रहा था भाई, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा और ए पे नेट फोर्स 0 आ रहा था। जब 10 पे हुआ तो आपने आंसर यहाँ लिखा मे बी, मतलब वो इंटरलॉकिंग टूट भी सकता है। और अगले वाले में तो आपने 11 लगाया तो भाई चल गया। दैट इज हाउ इट हैज हैपेंड। तो मैं इसी चीज को यूज करते हुए आपको एक बात समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप किसी बॉडी को किसी बॉडी को लेट सपोज देयर इज सम दिस काइंड ऑफ ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर आपने कोई बॉडी रख दी लाइक दिस। अगर आपने इस बॉडी को रखा यहाँ पे तो ऑब्वियसली इंटरलॉकिंग बन गया, और इंटरलॉकिंग का एक अपना स्ट्रेंथ होगा, तो इसको इसके बीच में रिलेटिव मोशन के लिए इंटरलॉकिंग तोड़ना तोड़ना पड़ेगा आपको। और अगर इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ 10 न्यूटन है तो आपने 10 न्यूटन अगर आप लगाए हुए और कॉन्टिन्यूसली लगाओ तो टूट जाएगा, फिर ये बॉडी चल पड़ेगी। एक बार ये मोशन में आ गई तो जब ये कॉन्टिन्यूस मोशन में होएगी तो हर दूसरी जगह पे अब जो इंटरलॉकिंग बनेगा, जैसे यहाँ पे इंटरलॉकिंग बना उतना ताकतवर यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरलॉकिंग बनने के लिए आपने टाइम दिया। यहाँ पे जो फ्रेश इंटरलॉकिंग बनेंगे और टूटेंगे, बनेंगे और टूटेंगे, वो उतने मजबूत नहीं होंगे जितने यहाँ पे हो सकते हैं। So once the interlocking is broken and then we start the relative, I mean once the interlocking is broken and the relative motion keeps taking place, तो जो नए इंटरलॉकिंग्स बनते हैं और बिगड़ते हैं, टूटते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, जबकि केमिस्ट्री सेम है, नॉर्मल रिएक्शन सेम है, और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे तो डिपेंड नहीं करता ही नहीं, बट फिर भी टाइमिंग की वजह से, यानी कि वो इंटरलॉकिंग कोल्ड वेल्ड की तरीके से, मतलब जैसे आपने कहीं भी 2 सब्सटेंसेस को रख करके उनके बीच में वेल्डिंग लगा देते हैं, तो वो वेल्डिंग ताजा ताजा आप उसको तोड़ोगे तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, बट अगर उसी वेल्डिंग को कोल्ड होने दोगे, आप ठंडा हो जाने दोगे, तो वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ इंटरलॉकिंग ये कोल्ड हो चुका, वेल्ड कोल्ड वेल्डेड इंटरलॉकिंग है, सो दैट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड अभी क्या हुआ, जो इंटरलॉकिंग बना वो हॉट है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है, तो उस इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया कोल्ड वेल्ड। कोल्ड वेल्ड मतलब हायर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग, हायर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग, हायर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग, समझ गए आप? इंटरलॉकिंग। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर काफी, मतलब इंटरलॉकिंग बना उसको ठंडा होने दिया, मतलब टाइम दिया, तो वो कोल्ड वेल्ड की तरीके से बिहेव करेगा, कोल्ड वेल्डिंग की तरीके से बिहेव करेगा, एंड दैट विल बी हायर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग हुआ। और अगर नए नए इंटरलॉकिंग बन रहे हैं और आप उसको इमीडिएटली लेके जाओगे तो इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगा। तो जो म्यू एस की बात हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि अगर एक बॉडी किसी जगह पे बैठ गई, or once interlocking has been established, and that is you have given some time, and then if you want to rupture, so you will have to apply more force. You are getting it now? So mu s में जो ये f static है, यानी कि जो ये जो इंटरलॉकिंग बना वो कोल्ड वेल्ड की तरीके से है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, उसको हम लोग एफ स्टैटिक कहते हैं, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे पॉसिबल है वो है ये। तो इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। दिस एफ स्टैटिक इज कॉल्ड एफ लिमिटिंग एंड अपॉन नॉर्मल रेट, दिस इज म्यू एस, राइट। और ये एफ काइनेटिक है। सो यू नो व्हाट इज एफ लिमिटिंग? एफ लिमिटिंग किसको कहेंगे, या एफ स्टैटिक किसको कहेंगे, एफ स्टैटिक किसको कहेंगे? तो जो एफ स्टैटिक और एफ लिमिटिंग कहा जाता है, यहाँ स्टैटिक का मतलब ये नहीं है कि बॉडी जब रेस्ट पे है तो,
अगर रेस्ट के नजरिए से देखोगे तो अगर लेट सपोज इंटरलॉकिंग का स्ट्रेंथ 2 10 न्यूटन है और आपने 2 लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो 2 ही होगा ना। तो ये 2 अपॉन नॉर्मल रिएक्शन रख करके म्यू नहीं, म्यू एस नहीं निकाला जाएगा। सो एफ स्टेटिक कहने का मतलब नॉट दैट कि जो आपने उसकी स्ट्रेंथ है उससे कम फोर्स लगाया, वो नहीं है वो। तो जब म्यू एस कहने का मतलब कि एफ स्टेटिक का मतलब ये एफ लिमिटिंग की बात हो रही है। एफ लिमिटिंग और एफ स्टेटिक का मतलब द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और the maximum strength of interlocking, maximum strength of interlocking। जो इंटरलॉकिंग की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होएगी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सो दिस एफ लिमिटिंग इज एफ स्टैटिक, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो म्यू एस जब निकालना होगा तो एफ लिमिटिंग अपॉन एन से निकाला जाएगा। और म्यू के की बात करें तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इफ interlockings are made and broken, so those interlockings are not behaving as a cold weld, so their strength is less। तो उस केस में नए इंटरलॉकिंग्स को तोड़ने में हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो व्हाट आई मीन, सिंस एफ स्टैटिक, लाइक एफ स्टैटिक या जो एफ लिमिटिंग है हमारा, दिस इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक, एफ काइनेटिक, एफ काइनेटिक, राइट। Therefore, mu s is greater than mu k। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखने की बात है। बट इन मेनी केसेस, बट इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में एफ लिमिटिंग, दैट इज एफ स्टैटिक की वैल्यू एफ काइनेटिक के बराबर होती है। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके बीच में इंटरलॉकिंग को मजबूत होने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, तो उस केस में म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू के बराबर होगी। सो note, in a in a question, if no hint, no hint or no mentioning of mu s and mu k found, mu s and mu k in a question, if no hint or no mentioning of mu s and mu k, then mu s is equal to mu k is equal to mu is assumed। फिर हम ये मान के चलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। सो अब मैं आपको आज के लेक्चर में सिर्फ अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जितना कुछ मैंने बताया इतना ही बताना चाहता हूं मैं। इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग और आगे, और जो हमने यहाँ पे एक बात बताई आपको कि फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, यहाँ पे एक टॉपिक था हमारा, फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इसमें क्या मतलब आपने देखा सेल्फ एडजस्टिंग का फोर्स का, आपने नोटिस किया कि अगर आपने यहाँ पे, चलो राइट, इस बात को यहाँ खत्म करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों कहा जाता है ये, व्हाई इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। पहली बात, व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट इट्स इट सेटल्स इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन it settles its direction in a position of, in it settles its direction in opposition to the force which causes relative motion। सो जो रिलेटिव मोशन कॉज करने वाला फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुद सेटल कर, सेटल इट्स डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं ऑटोमेटिकली।
ठीक है जी, ऑटोमेटिकली इट्स इट सेटल्स इट्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इन अपोजिशन टू द फोर्स विच ऑफ कॉजेज रिलेटिव मोशन। दूसरी बात, इट्स वैल्यू इट्स वैल्यू डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन value depends upon magnitude of magnitude of of force causing relative motion। इसमें क्या है, केस वन, if if applied if applied is less than लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर नहीं है बल्कि उससे कम है, तब उस केस में फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ अप्लाइड। क्या समझ गए? मतलब अगर इस एफ अप्लाइड की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग से कम है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग से कम है, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स एफ अप्लाइड के इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। दूसरी बात कि अगर इस एफ अप्लाइड की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, दैट इज एफ लिमिट के बराबर है, तब भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओके फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू एफ अप्लाइड। और तीसरे केस में कि अगर एफ अप्लाइड की वैल्यू ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग हो गया, तब उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू होगी कितने बराबर, दैट इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग। एफ अप्लाइड अगर है भी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ लिमिटिंग के बराबर होगी। और ऐसा हो सकता है कि या दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। और अगर एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तब उस केस में हम यहाँ पे एफ लिमिटिंग और एफ काइनेटिक लिखेंगे, डिपेंडिंग कि वहां पे म्यू एस और म्यू के अलग अलग है या नहीं। अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग है तो भाई एफ काइनेटिक काइनेटिक लिखेंगे, अगर म्यू एस और म्यू के सेम है तो एफ लिमिटिंग और एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। so that is what the point is, this is why it is called self adjusting force। हमें आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने म्यू के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन जानी ठीक है, बट म्यू निकलेगा कैसे, हाउ टू फाइंड इट, अभी तक सिर्फ हम लोग म्यू को निकालने के लिए सिर्फ यही एक बात जानते हैं। बट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उस टॉपिक को करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड be ready for the next lecture which will be very good for you, and वहां से हम लोग इस फ्रिक्शन के टॉपिक को और आगे ले जा पाएंगे। so thank you for watching, keep watching, keep sharing, keep liking, keep commenting, keep promoting, bye bye, god bless you।